यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका शिक्षा ई अधिवेशन में। मैं राजेंद्र देव। एबीपी गंगा आज शिक्षा जगत से जुड़े तमाम दिग्गजों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा कर रहा है और कोरोना काल में बदले शिक्षा के स्वरूप की हर एक बारीकी साझा कर रहा है। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे तीन खास मेहमान। वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल सिंह, जो स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय के एमडी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं सीएच राम गोपाल सिंह, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल। बीपी ओझा जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही आशीष सिन्हा जी हमारे साथ हैं, वो डायरेक्टर हैं टीआईएमई लखनऊ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एबीपी गंगा पर बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस विशेष कार्यक्रम में। राहुल जी, मैं आपसे ही बात की शुरुआत करता हूँ। आप एमडी हैं स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय के वाराणसी में। राहुल जी, ये जो फेज अभी गुजरा है पिछले 6-7 महीनों का कोरोना काल का, इसमें क्या अनुभव रहा आपका? क्या चीज़ें बदली हैं, क्या परिवर्तन आए हैं, वो कैसे लाभप्रद रहे हैं या कैसे अलग रहे हैं? जीवन ही बदल गया। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मानव जाति को एक संदेश दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और हमें जो प्रकृति का सहयोग मिलता है उसको उसी हिसाब से प्रयोग करें, तभी आपका जीवन सुखमय रहेगा। जी 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 जी। तो वो इस बात को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ट्रांसलेट करके देख रहे हैं? शिक्षा में भी बहुत परिवर्तन आया। यह है कि हम जिन चीज़ों का जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारतवर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 5 वर्षों से कह रहे हैं करने के लिए, और हम काफ़ी ई सेवी हो चुके हैं। अभी विश्व के अन्य देशों में, पश्चिमी देशों में पहले से ही ई क्लासेस, ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म बन चुका था, चल रहा था, और हमें थोड़ा जल्दी में ये चीज़ें करनी पड़ी हैं। लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जहाँ तक कि ई लर्निंग की बात की जाए तो हमें काफ़ी सहयोग मिला, सीखने को मिला। जी जी। बीपी ओझा साहब हमारे साथ हैं। आपने कहा राहुल जी के बहुत कुछ सीखने को मिला। यही ओझा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस फेज में शिक्षकों ने, शिक्षाविदों ने, संस्थानों ने क्या सीखा है, क्या नया जाना है? कोरोना काल में जी शिक्षकों और छात्रों के संबंध में एक गतिरोध उत्पन्न हुआ था, क्योंकि 24 मार्च से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए। छात्रों और शिक्षकों के बीच जो गतिरोध हुआ, इस गतिरोध को दूर करने के लिए शिक्षकों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमारे संस्थान के संस्थापक चौधरी सुखराम सिंह यादव जी राज्यसभा सांसद, राज्यसभा भी हैं, अच्छा, ने अपने सारे शिक्षकों को प्रोत्साहित किया कि वे ई लर्निंग की व्यवस्था करें। शुरुआत के दौर में हमारे शिक्षकों ने व्हाट्सएप और जूम ऐप के माध्यम से ई लर्निंग की व्यवस्था शुरू की, लेकिन माननीय सांसद महोदय के अगुवाई में हमारे संस्थान ने अपना ई लर्निंग ऐप डेवलप किया। आज स्कूल लॉग ई लर्निंग ऐप सीएचएस के लगभग सभी सीएचएस ग्रुप के सभी इंस्टीट्यूशंस में लागू है। ई लर्निंग ऐप के माध्यम से हम लोग अपने छात्रों से जुड़ गए और जैसे ही अनलॉक 5 की गाइडलाइन आई, चौधरी साहब के निर्देशन में हम लोगों ने 50% छात्रों के साथ ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू किए। आज की स्थिति यह है कि हमारे छात्र ऑफलाइन आ रहे हैं, उनके डाउट्स हम लोग क्लियर कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन हम लोगों ने पढ़ाए थे
जी। उसका हम लोग रिवीजन भी करा रहे हैं, क्योंकि छात्रों के लिए थोड़ा सा वक्त मिल गया है, विश्वविद्यालय ने वक्त दे दिया है, इनकी परीक्षाएं होनी हैं और वो दिसंबर में होनी है। तो ये जो हमको 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का वक्त मिला, इसमें हम ऑफलाइन बच्चों को बुला लिए और दोनों ही माध्यम से हम इनको शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा। कोरोना काल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, उसमें दूर दराज के छात्रों के लिए ड्रॉबैक था कि वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही दूर दराज के छात्र हैं, इंटीरियर हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते कोशिश यह करते हैं कि हमारा हर बच्चा हर बात जाने। हर बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि सारी बातें पहुंचा सकें, सारे स्टडी मटेरियल पहुंचा सकें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमको फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से लेंगे या लैपटॉप कहाँ से लेंगे। इस वजह से हमने अपने फीस में भी कंसेशन किया था। हमारा CHS ग्रुप 25% फीस रिलैक्स कर दिया था। अच्छा। कि बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम ये कोशिश किए कि जैसे ही अनलॉक हुआ वैसे ही हमने बच्चों को बुलाने की कोशिश की। जैसे हमको एडवाइजरी मिली UGC की, हमने बच्चों को बुलाने की कोशिश की। आज की तारीख में हमारे पास 50% बच्चा आ रहा है। ऐसा बच्चा आ रहा है जो ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहा था, किन्हीं कारणों से, आर्थिक कारण से या इंटरनेट की कनेक्टिविटी न होने की वजह से, किन्हीं कारणों से जो नहीं जुड़ पा रहा था, हमसे जुड़ पा रहा था, वो बच्चा मेरे पास आने लगा। चलिए, अब हम उस बच्चे को उन सारे मैटर्स को जो हमारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ है, लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसको भी ये दे रहे हैं कि वो बच्चा उन बच्चों के पैरेलल तैयार हो जाए जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी की थी 4 महीने में, और हम उनको यहाँ पर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जैसा भी बच्चे की ज़रूरत होती है उतना टाइम दे के तैयार कर रहे हैं। चलिए, ओझा साहब, आपने बताया कि इस बीच में आपने क्या किया, ई लर्निंग ऐप की बात आपने की। हमारे साथ डायरेक्टर हैं टाइम के, लखनऊ के जी, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। आशीष, एक बार फिर से स्वागत आपका। अभी हम ओझा साहब को सुन रहे थे कि कैसे इनके संस्थान ने और इनकी चेन्स ने ई लर्निंग ऐप के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश की छात्र छात्राओं से, और अब चूंकि अब अनलॉक हो रहा है तो वो और बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपने क्या किया इस बीच में, कैसे आपने कनेक्ट किया, कैसे आपने चीज़ों को बेहतर या सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की? देखिए, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टाइम जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो हमारे 216 सेंटर हैं, और मैं ना ही सिर्फ लखनऊ बट लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और भी बाकी जगहों का डायरेक्टर हूँ। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा था, क्योंकि आप लोग 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे, जो पिछले साल से शुरू हुआ। हाँ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टीम वाटर पे था, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी पे था, थर्ड डिजिटल पे था, और ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये खासा एडुकेशन में बहुत इस्तेमाल हो रहा है अब्रॉड। तो एक तरह से जैसे आपने सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये कोरोना काल में एक चीज जो अच्छी हुई ये कि बहुत सारे लोग जो कि डिजिटली अपने आप को नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे, बोथ एज अ ट्रेनर एंड एज अ स्टूडेंट, उनको एक मजबूरी में कोशिश करना पड़ा कि चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं। वो आप जूम के थ्रू किए हो या गो टू मीटिंग के थ्रू किए हो या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू किए हो, प्लस जो इंटरेक्शन था वो बहुत बढ़ गया। तो जो टीचर्स हैं वो बोल रहे थे कि सर पहले आते थे अगर X नंबर ऑफ डाउट्स, तो अब डाउट्स तो बहुत ही बढ़ गए हैं, क्योंकि ना ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम भी बहुत पॉपुलर हो गया। तो ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे दिन भर एक डाउट सेशंस, इंटरेक्शन, ये बहुत ही बढ़ गया। सिर्फ जहां अभी हमारे डियर फ्रेंड्स जो बाकी भी आए हुए हैं बता रहे थे कि
इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है हमारे स्टेट में। हाँ। और इसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि 50% जैसे लॉ कॉलेज के माननीय प्रिंसिपल सर भी बता रहे थे अभी कि 50% हमारे यहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस नहीं कर पाए। क्लासेस बेहतर हो गई और मल्टीपल क्लासेस हो गई। आप अपने घर बैठे आप मल्टीपल क्लासेस कर सकते हैं। जो क्लासेस आप स्किप किए हैं आप दूसरे बैच में उसे कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन सकते हैं, डाउट्स ये सब तो है। लेकिन 50% बच्चे जो हैं इससे वंचित रह गए, क्योंकि वो जहां रह रहे हैं वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो आप देखेंगे बाहर भी अगर हम यूपी को सही में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अब्रॉड जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं जहां वाईफाई फ्री रहता है, हर एक जगह आप गांव भी जाएंगे वहां पर आपको गवर्नमेंट वाईफाई की फैसिलिटी देता है। अगर हम जो लर्निंग कर्व है बच्चों का एजुकेशन में उसको बहुत ही स्टीप करना चाहते हैं, अच्छा लर्निंग उन्हें देना चाहते हैं, आपको हर जगह इंटरनेट का प्रबंध करना होगा। और पिछले बार हम लोग ने देखा है कि गवर्नमेंट तो प्रोएक्टिव रही है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तो अब इसकी और जरूरत है कि वो बच्चे जो गरीब हैं वो नहीं लैपटॉप कर सकते हैं अफोर्ड, और कंप्यूटर नहीं ले सकते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो चलिए बहुत बच्चों को लैपटॉप नहीं स्मार्टफोन से उनका काम चल जाता है, लेकिन स्मार्टफोन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं रही होगी तो मेजॉरिटी बच्चे फायदा करेंगे, 50% बच्चे फायदा करेंगे, 50% और लैग हो जाएगा। जो हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं ये और हो जाएगा। प्लस कोरोना खत्म होने के बावजूद भी मुझे लगता है अब जो ये डिजिटल एजुकेशन शुरू हुआ है ये शुरुआत है, और जो शिक्षक हैं और जो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं वो इसे पूरी तरह तो नहीं खत्म करेंगे। एक हाइब्रिड मॉडल जहां ऑनलाइन उसके अपने एडवांटेजेस हैं, ऑफलाइन उसके अपने एडवांटेजेस हैं, उन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है राहुल जी, अभी हमारे जो दो और मेहमान हैं वो बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे इस कोरोना काल में कनेक्ट करने की कोशिश की, अपना अपना अनुभव इन्होंने बताया। और एक बात अभी आशीष कह रहे थे कि इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है, जो फैसिलिटी है, उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो गैप है इंटीरियर में रहने वाले स्टूडेंट्स का और बड़े शहरों में रहने वाले स्टूडेंट्स का वो कम हो सकेगा और शायद बेटर कनेक्शन जो है हो पाएगा, तो गुणवत्ता और बढ़ेगी। आप क्या सोचते हैं इस बाबत? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आशीष जी ने, मैं भी इससे सहमत हूँ। इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या पूरे पूर्वांचल में ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता, आशीष जी इस लखनऊ से हैं तो वहाँ तो शायद इतनी समस्या नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में बहुत बड़ी समस्या है। ये वाराणसी में भी है, और ना ही केवल सुदूर क्षेत्रों में ही नहीं, शहरों में भी समस्या है। तो इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अगर ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग को आगे बढ़ाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को और प्रोन्नत करना है, तो हमें जो है इस पे और फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, मैं सहमत हूँ उनसे। और क्या किया जाना चाहिए? आपका अनुभव क्या रहा राहुल जी कि कहाँ पे चीज़ें अगर बेहतर होती तो इन 6-7 महीनों में शायद आपका संस्थान अपने छात्र छात्राओं के साथ और बेहतर कनेक्ट कर पाता, या कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको इस क्राइसिस का? क्या ऐसा होता और क्या ऐसा होना चाहिए आगे? राहुल जी। मुझे लगता है शायद राहुल जी तक मेरी आवाज़ किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच रही है। हम ओझा साहब से बात करेंगे। मेरा सवाल वही है ओझा साहब जो अभी राहुल जी से पूछ रहा था मैं, इम्प्रूवमेंट के एरियाज जिन पे आप फोकस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, और जिन पे व्यवस्था को फोकस करना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। जी अभी आपके डायरेक्टर साहब ने, निदेशक जी ने बताया कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। हम इस कोरोना काल में आर्थिक व्यवस्था पर भी फोकस करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से लोग अपना जॉब छोड़ के दूसरे शहरों में शिफ्ट कर गए, अपने गांव में गए। ऐसे में जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल में से वो बाहर निकल गया, ड्रॉप आउट हो गया, और कोरोना काल होने की वजह से नई जगह पे उसका एडमिशन भी नहीं हो पाया। अब वो बच्चा, जो इस तरह के इतने बच्चे थे
जो इतने श्रमिक हैं जो दूसरे शहरों में से दूसरे शहरों को गए, वो सारे उनके बच्चे जो गए हैं वो ड्रॉप आउट की स्थिति में आ गए। सरकार को चाहिए था कि जहां पर जो बच्चे या जो आदमी काम कर रहा है, चाहे वो श्रमिक है, उसको उसी स्थान पर उसको कोई कार्य मुहैया कराए या कंपनसेशन दे के उनको वहीं रखें, क्योंकि एजुकेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये ड्रॉप आउट का खत्म हो सकता था। लेकिन उस प्रॉब्लम को पर सरकार ने फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस शिक्षा से वंचित रह गए। दूसरी बात कि इसी क्रम में स्वास्थ्य भी आता है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिल्कुल, घर, रोजगार, ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो वेलफेयर स्टेट में राज्य का दायित्व होता है। लेकिन राज्य ने इस पर लॉकडाउन तो कर दिया, पहले से कोई व्यवस्था नहीं की, ट्रेनें बंद हो गईं, लोग पैदल चलने को मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति में जो लोग सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चल के अपने अपने गांवों पर पहुंचे, पैंडेमिक के कारण उनके गांव वालों ने उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जी। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे ढंग से सरकार मैनेज कर सकती थी, फोकस कर सकती थी। अगर सरकार ने इस पर फोकस किया होता तो शायद ये ड्रॉप आउट की कंडीशन उत्पन्न नहीं होती। वो बच्चा जहां पर एजुकेशन ले रहा था, चाहे वो ई लर्निंग से लेता, चाहे थोड़ा बहुत कुछ लेता, कम से कम वो शिक्षा से वंचित तो नहीं होता। आज वह बच्चा शिक्षा से वंचित हो गया। अनलॉक के बाद भी उसके एडमिशंस की प्रॉब्लम्स हैं। वो अपना पेरेंटल स्कूल छोड़ चुका है, नए स्कूल में उसको दाखिला नहीं मिल रहा है, पेंडेमिक की स्थिति है। तो ऐसे में सरकार को फोकस करना चाहिए था और हम लोगों को भी, एनजीओज को भी, हम एज ए शिक्षक, हमको भी, सबको इस बारे में सोचना चाहिए था कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अगर वो बच्चा आया है कहीं से तो हमें दाखिला से वंचित नहीं करना चाहिए। चला ठीक है, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके नहीं आया, क्या पढ़ा, वो बच्चा कह रहा है कि हम 1 पढ़ के आए हैं साहब, हमारा 2 में एडमिशन होना है, हम उसका एक छोटा सा टेस्ट लेके एडमिशन ले सकते हैं, उसको शिक्षा से वंचित तो नहीं करते। लेकिन समाज में जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो श्रमिक, जो लोग बेरोजगार हो गए, जो घरों को वापस आए, माइग्रेट किए, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हम एक तरफ तो ये अनफॉर्चुनेट है, हम ई लर्निंग करेंगे, सबको शिक्षा पहुंचाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट है। आपने बड़ी सही जगह रोशनी डाली है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपने रोशनी डाली है। और मैं राहुल जी से इस बारे में जानना चाहूंगा। जी राहुल जी, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ और ब्रेक से वापस आते ही राहुल सिंह जी, मैं आपकी बात जरूर सुनना चाहूंगा। ये जो विषय ओझा साहब ने उठाया, इस पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या टिप्पणी है इस ब्रेक के बाद? जो चुनौतियां हैं शिक्षा जगत के सामने, शिक्षण संस्थानों के सामने, उस पर बात हो रही है और वो कैसे उससे सफलतापूर्वक का पिछले 6-7 महीनों में निपटे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, इस पर भी बात हो रही है। हमारे साथ हैं अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय वाराणसी के राहुल सिंह जी। राहुल जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था ब्रेक पर जाने से पहले, आप एमडी हैं संस्थान के, ओझा साहब बता रहे थे कि किन चीज़ों पर फोकस करना है, आपका क्या विचार है, आपका क्या टेक है इस विषय में? जी, मैं ओझा जी से सहमत हूँ। और जैसा उन्होंने कहा कि माइग्रेशन हुआ है और माइग्रेशन की स्थिति में बहुत सारे बच्चे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इत्यादि नहीं ला सके, ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसके संबंध में पूर्वांचल के सभी स्कूलों ने बैठ के एक बार मीटिंग की थी और इसमें हम लोगों ने एक सार्वजनिक निर्णय लिया था कि कभी किसी बच्चे को इसके लिए परेशान नहीं किया जाएगा। इक्का दुक्का किसी स्कूल में हुआ होगा उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। सभी विद्यालयों ने अभिभावकों का सहयोग किया है, लगभग वो विद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह सहयोग किया गया है। अब कई बार बात ऐसी भी आती है राजेंद्र जी कि कोई बच्चा 8वीं में एडमिशन लेने आया है और 7वीं तक किसी विद्यालय में पढ़ रहा था, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज या स्कूल हैं उनकी
अर्थव्यवस्था जो है वो विद्यार्थियों से लिए गए शुल्क पे ही चलती है। ऐसे में अगर उस बच्चे ने वहाँ पे पिछले वर्ष का शुल्क जमा नहीं किया है और उस विद्यालय को कोई सूचना भी नहीं दी कि मैं विद्यालय बदल रहा हूँ, और दूसरे विद्यालय में जाकर के उसने रिक्वेस्ट डाल दिया और केवल हम कोविड को ध्यान में रखते हुए उसका प्रवेश ले लेते हैं, तो उस विद्यालय के साथ भी गड़बड़ी होती है और छात्र के अंदर एक गलत काम करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। बिल्कुल ठीक। तो हमने सिर्फ इतना कहा था एसोसिएशन के लोगों में, मैं पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। तो एसोसिएशन के माध्यम से मैंने अभिभावकों से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग अगर विद्यालय में पढ़ना है तो एक आवेदन कर दीजिए कि मेरे पास अभी धन नहीं है, या मेरा व्यापार प्रभावित है, या नौकरी छूट गई है, कोविड की वजह से परेशान है। एक जनरल फॉर्मेट बना करके मैंने आवेदन लिया था, सभी स्कूलों ने इसको किया है। यदि आप 6 महीने बाद शुल्क देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं या रियायत लेना चाहते हैं, आप उस संबंध में एक आवेदन कर दीजिए, हम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे जी। परंतु इसके पहले अगर आप मुंबई से माइग्रेट होकर आए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर वाराणसी या आसपास के ज़िलों से ही आप माइग्रेट होकर आ रहे हैं तो आप इसके पहले जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ से हमें एक लिखित प्रमाण आप दीजिए कि नहीं, हाँ बच्चा पास है और इनका पिछला कोई शुल्क बकाया नहीं है। जी। कोविड का संकट रहा है, अर्थव्यवस्था पे संकट रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको दुरुपयोग का भी करने का भी प्रयास किया। हाँ हाँ, उनसे भी बचना जरूरी है राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबने जो है रोशनी डाली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बहुत ध्यान से उन्होंने देखा समझा होगा कि आप लोगों का चिंतन क्या है, आप लोगों ने कैसे निपटाया और आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, ओझा साहब और आशीष शाह इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी बात रखने के लिए इस मंच पर, और बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए। तो इस अंक में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।